Hi everyone, welcome to Synopsis IS. I am Deepika Chatta and today we are doing a new lecture for GS4 series, that is ethics. But before that, let's have a look at the website. So we have some special courses running for you all, like the Hindu and Indian Express in 5 minutes, 2020 and 50-50 series, and also the PD 360 degree course. These all courses are very important for your prelims examination and also mains examination. Then we have some of the foundation courses like prelims classroom course, prelims cum mains classroom course, essay classroom course, and also some of the very important test series. So you can join these courses if you wish to. Also we have some optional courses running like geography and also geology. So please visit the details of these courses on the website and enroll if you wish to. So let's begin the lecture. So today we are doing third part of the topic, that is ethics in public administration. So we have already studied how the ethics work in public administration and what are the problems faced by the ethics and also some of the determinants of ethics and all these things. So if you want to visit those lectures, if you haven't visited them already, so please go into the playlist and do watch those lectures. So थर्ड पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं लॉज रूल्स रेगुलेशंस, इन सब में क्या डिफरेंसेस होते हैं, एंड कॉन्शियंस या कॉन्शाइंस, कॉन्शियंस हाउसएवर यू वांट टू प्रोनाउंस इट, कॉन्साइंस और कॉन्शियंस, ठीक है. हाउ दीज थिंग्स गाइड द एथिक्स इन योर public administration setup, and also something about ethical governance, and then we'll also study accountability. So these are the topics of today's lecture. So let's begin. Law क्या होता है? सबसे पहले देखते हैं लॉ की कुछ डेफिनेशंस वी हैव रिटन ओवर हियर. सो दीज आर सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो कुछ फिलोसफर्स, कुछ थिंकर्स एंड कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने दी हैं. सो लेट्स स्टडी ईच ऑफ दीज, क्योंकि इसमें से आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, एंड ऑल्सो दीज आर इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली लॉ इज़. ठीक है, लॉ का मीनिंग क्या है. सबसे पहले सेंट थॉमस एक्विनास, इनकी एक डेफिनेशन थी, ठीक है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी रिकमेंडेड फॉर यूजिंग इट. ठीक है, so it's an ordinance of reason for the common good promulgated by somebody who has care of the community. That means it should be something which is reasonable. ठीक है, एक ऐसा ordinance या ऐसा order जो reasonable है, that is based on logic and it is not arbitrary. ऐसा नहीं है कि कुछ भी आप बोल रहे हो, it should have some logic, then it should work for the common good, यानी कि at the end it should bring public welfare, then it should be envisaged by somebody or promulgated by somebody who has care of the community. That means जो आपकी कम्युनिटी को देखता है, कम्युनिटी यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है कंट्री को या स्टेट को कह सकते हो आप. ठीक है, जिस भी चीज़ के लिए, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जिस पूरे पॉलिटिकल स्टेट के लिए लॉ बनाया जा रहा है, उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है दिस वर्ड कम्युनिटी हियर. हु हैज़ केयर ऑफ द कम्युनिटी मीन्स समबडी हु टेक्स केयर ऑफ द कम्युनिटी, दैट इज़ हु रिप्रेजेंट्स द कम्युनिटी. ठीक है, जो उस कम्युनिटी की देखभाल करता है, और दैट इज़ द लेजिस्लेटर ओवर हियर. ठीक है, कि ऐसे नहीं कि कोई भी बंदा आके एनी ही और शी पर्सन इज मेकिंग अ लॉ. ठीक है, इट शुड बी मेड बाय समबडी हु हैज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कम्युनिटी एंड इट शुड बी कॉमन गुड एंड ऑल्सो बेस्ड ऑन रीजन. तो ये सेंट एक्विनास की डेफिनेशन थी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. देन डेमोक्रेटिक सोसाइटी में लॉ क्या होता है, इज समथिंग, इट्स अ सिस्टम ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड प्रिंसिपल्स, ठीक है, विच इज़ इनैक्टेड बाय अ लेजिस्लेचर. सो जैसे कि अब हम अपनी कंट्री में देखते हैं तो हमारी कंट्री में लॉज कौन बनाता है, जो लेजिस्लेचर ब्रांच है गवर्नमेंट की, वो बनाती है. ठीक है, सो सिमिलरली किसी भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी में जो भी सिस्टम ऑफ स्टैंडर्ड्स होता है एंड प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है, उन्हीं को लॉ बोला जाता है एंड दे आर इनैक्टेड बाय अ लेजिस्लेचर. देन और क्या डेफिनेशन है लॉ की, इट इज़ कॉमन मिनिमम स्टैंडर्ड. ठीक है, नाउ ट्राई टू रिलेट दिस टू समथिंग विच आई टॉट यू इन द लेक्चर 1. ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि एथिक्स क्या होते हैं, मॉरल्स क्या होते हैं, ठीक है, वैल्यूज़ क्या होते हैं, ये सब. सो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, कॉमन मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ सोशल वैल्यूज़ विच आर म्यूचुअली एग्रीड अपॉन एंड कोडिफाइड. यानी कि ऐसी स्टैंडर्ड्स या ऐसी सोशल वैल्यूज़ जो सोसाइटी को एक्सेप्टेबल हैं. ठीक है, सो दे आर म्यूचुअली एग्रीड अपॉन. और कॉमन मिनिमम मतलब इतना तो होना ही चाहिए, यानी कि इससे नीचे लेवल पे आप नहीं जा सकते. दैट स्टैंडर्ड शुड बी मेट. ठीक है, सो उस मिनिमम स्टैंडर्ड को जिसको सोसाइटी एक्सेप्ट करती है, ठीक है, जब आप कॉडिफाई कर देते हो, उसको एक फ्रेमवर्क दे देते हो, दैट बिकम्स योर लॉ. ठीक है, तो एथिक्स क्या होता है, समथिंग विच इज़ सोसाइटल लेवल पे जो एक्सेप्ट होता है. ठीक है, सोसाइटल लेवल पे जो चीज़ ठीक होती है. सो सिमिलरली
इट इज़ नथिंग बट कोडिफाइड एथिक्स। सो समझ आया? ठीक है। सो दिस इज़ लॉ को हम क्या बोलते हैं कि एथिकली जो चीज़ें सही है एक सोसाइटी के लिए, अगर आप उसको कॉडिफाई कर देते हो तो वो लॉ बन जाता है। लॉ इज़ एनफोर्सेबल बाय जुडिशियल सिस्टम, ये हम सबको पता है। ठीक है, जुडिशरी एनफोर्स करती है कि अगर कोई भी लॉ ब्रेक हो रहा है तो आप कोर्ट में जा सकते हो और लॉ ब्रीच के लिए आपको प्रोसिक्यूट भी किया जा सकता है। ठीक है, आपको पनिशमेंट भी मिल सकती है। देन लॉज आर डिफाइंड इन रिटन और अनरिटन मैनर। ऐसे भी लॉज होते हैं जिनको आप नहीं लिखते नहीं हो, ठीक है, दे आर नॉट कोडिफाइड बट दे आर लॉज। लाइक ब्रिटिश सिस्टम में भी ऐसे बहुत सारे लॉज होते हैं। ठीक है, सो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो चीज़ रिटन हो। ठीक है, इट कैन बी बोथ देन इन स्पेसिफिक कोड सो दैट दे कैन बी इंटरप्रेटेड एज रिक्वायर्ड। सो ताकि उसे जब ज़रूरत हो उसके हिसाब से इंटरप्रेट किया जा सके। सो लॉ मस्ट गो थ्रू सर्टेन प्रोसेस, यानी कि उसको एक प्रोसेस के थ्रू बनना चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं कोई भी उठ के बोल दिया कि ठीक है ऐसे ये होगा एंड दैट इज़ द लॉ। नहीं, एक प्रोसेस बनेगी तभी जाके वो फाइनल शेप लेगा। जैसे हमारी कंट्री में क्या होता है कि बिल बनता है, फिर उसके बाद वो सारा पास होता है दोनों हाउसेज में, देन प्रेसिडेंट के पास जाता है एंड देन इट बिकम्स अ लॉ, अगर अप्रूव हो जाता है सारी प्रोसेस और सारी मेजॉरिटी के बाद। ठीक है, सो दैट इज़ द होल प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ लॉ। इसी तरीके से वो यही बोलते हैं कि इट शुड इंक्लूड अ वोटिंग प्रोसेस और डिबेट होना चाहिए एंड डिलिब्रेशंस होने चाहिए एंड देन ओनली आप एक लॉ बना सकते हो। अब क्या है, जुडिशरी, लेजिस्लेचर एंड पब्लिक ऑफिशियल्स, इन सबको ड्यूटी मिली हुई है कि आपको लॉ बनाना है। ठीक है, सो कुछ लॉ जुडिशरी भी बनाती है, जैसे कि हमने देखा ही है आजकल हमारे इंडिया में भी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जुडिशियल एक्टिविज़म से निकल कर आती हैं। ठीक है, सो वो लॉ ही होती है। इनफैक्ट जुडिशियल जजमेंट्स को भी हम लॉ की तरह ही ट्रीट करते हैं बिकॉज उनको भी कोई ब्रीच नहीं कर सकता है। ठीक है, द लेजिस्लेचर दे मेक ऑल द लॉज एंड ऑल द पॉलिसीज एंड ऑल्सो पब्लिक ऑफिशियल्स जो उसमें इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, सो दीज आर द अथॉरिटीज़ विच मेक लॉ। अब दो तरीके के लॉ होते हैं, एक नेचुरल लॉ होता है, एक पॉजिटिव लॉ होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि नेचुरल लॉ कौन से होते हैं, पॉजिटिव लॉ कौन से होते हैं। सो नेचुरल लॉ इज़ बेसिकली जो नेचर से डिराइव होते हैं। ठीक है, सो ये इसको नेचर देता है, मतलब आप नेचुरली उन चीज़ों को समझते हो। दे आर नॉट गिवन टू यू बाय समबडी, सम लेजिस्लेटर और समथिंग। ठीक है, सो दे आर देयर इन द नेचर, ऑलरेडी वो एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अब आप उनको धीरे धीरे समझते हो, कुछ तो एकदम से समझ में आ जाते हैं, जैसे कि इक्वालिटी को आप कह लो। ठीक है, ऑल्दो दैट इज़ ऑल्सो रिप्रेजेंटेड इन योर कॉन्स्टिट्यूशन और समथिंग, बट सब लोग समान हैं। ठीक है, सो दैट इज़ समथिंग अ नेचुरल थिंग, आपको वो चीज़ समझनी है, दैट इज़ अ नेचुरल लॉ। सो इट कुड बी डिस्कवर्ड बाय रीजनिंग का मतलब क्या है कि धीरे धीरे जब आप अपना लॉजिक लगाते हो सो आप नेचुरल लॉज को समझने लगते हो कि ओके दिस इज़ अ बेसिक नेचुरल लॉ। ठीक है, और पॉजिटिव लॉ क्या होता है, इट इज़ लेड बाय लेजिस्लेचर, इसको पूरा प्रोसेस से बनाया जाता है या कोर्ट बनाता है, देन या फिर कोई और इंस्टीट्यूशन भी बना सकता है। देन ऑल्सो इट डिपेंड्स ऑन द फ्री विल ऑफ द ऑथर, यानी कि जो इसको बना रहा है वो अपने हिसाब से उस लॉ को बनाता है। ठीक है, तो नेचर वाले लॉ में क्या है कि उसमें किसी का विल नहीं चलती है, लेकिन जो पॉजिटिव लॉ है, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, इट्स एन एम्पेरिकल थिंग। ठीक है, इट इज़ लेड बाय रीजन। ठीक है, सो दैट इज़ नेचुरल एंड पॉजिटिव लॉ। और क्या डिफरेंसेस है दोनों के बीच में, इट इज़ बेस्ड ऑन नेचुरल जस्टिस। ठीक है, कि नेचर इज़ whatever nature gives it is equal for everybody. ठीक है, सो नेचुरल जस्टिस जो होती है उस प्रिंसिपल पे ये बेस करता है। देन दिस थिंग जो पॉजिटिव लॉ है ये सिविल जस्टिस पे बेस्ड है। ठीक है, द नेक्स्ट इज नेचुरल लॉज डेवलप विथ टाइम, यानी कि ओवर टाइम आप डिसाइड करते हो कि अच्छा ओके दिस इज सम नेचुरल लॉ, दिस एग्जिस्ट इन नेचर ओनली। ठीक है, जैसे कि इसका एग्जाम्पल हम ह्यूमन राइट्स भी बोल सकते हैं। ह्यूमन राइट्स के अंदर जो भी चीज़ें कवर्ड होती हैं वो नेचुरल लॉ में आ जाती हैं। ठीक है, बिकॉज उसके लिए आपको कुछ कोडिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, किसी लेजिस्लेटर की ज़रूरत नहीं है, दीज आर देयर, दे एग्जिस्ट। ठीक है, इन नेचर। बट पॉजिटिव लॉ क्या हुआ, दे आर ऑल्सो डेवलप विद टाइम। ऑब्वियसली ये अब सबको, सारे इतने इंटेलिजेंट तो है ही नहीं कि सबको ऑलरेडी पता है कि दीज आर ऑल द पॉजिटिव लॉज। ओवर द टाइम जैसे जैसे सिस्टम इवॉल्व होता है वैसे वैसे न्यू लॉज आते हैं, कुछ रिपील हो जाते हैं, कुछ नए बनते हैं, अमेंडमेंट्स होती हैं, सो दे ऑल्सो गेट डेवलप्ड विद टाइम। समटाइम्स वेग, नेचुरल लॉ क्या होते हैं, वेग हो सकते हैं, यानी कि लोग इसे इग्नोर भी कर सकते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसे कैसे सब इक्वल होंगे, जो ज़्यादा कमाएगा वो ज़्यादा बेटर चीज़ को मतलब मेरिट का एग्जांपल देते हैं यहाँ पे लोग कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता कि गिव इक्वालिटी टू एवरीबडी। ठीक है, इसी तरीके से और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो नेचुरल लॉ के हिसाब से वेग समझते हैं लोग कि नहीं दिस इज़ नॉट समथिंग राइट। ठीक है, बट ये वाले लॉज जो होते हैं पॉजिटिव लॉज, दे आर नॉट वेग बिकॉज दे आर प्रॉपरली
कोडिफाइड, ये एक पूरे सिस्टम से होके बनते हैं और ये लेजिस्लेचर इसको बनाता है. देयर ऑब्जेक्टिव, दे हैव देयर प्रॉपर सेट ऑफ प्रोविजंस वगैरह सब कुछ होता है उस लॉ में, ठीक है, कि कैसे क्या चीज़ होगी. सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन नेचुरल लॉ एंड पॉजिटिव लॉ. और क्या डिफरेंस है? यूनिवर्सल, यानी कि नेचुरल लॉ तो सबके लिए यूनिवर्सल, सबके लिए सेम होगा, ठीक है, सारे ह्यूमन बींग्स के लिए नेचर सेम है तो सबके लिए नेचुरल लॉ सेम होते हैं. दीज आर नॉन यूनिवर्सल बिकॉज हर कंट्री के, हर स्टेट के लॉज जो हैं वो डिफर करते हैं, ठीक है, एंड इट विल डिपेंड ऑन द ऑथर. सो दीज आर इम्यूटेबल. जो नेचुरल लॉज होते हैं वो इम्यूटेबल हैं, दैट मीन्स कि उनको कोई भी चेंज नहीं कर सकता है, ठीक है, उनको कोई भी एज इन यू कैन नॉट जस्ट से नो टू दोज लॉज, यू कैन नॉट म्यूट दोज लॉज, ठीक है. सो दे डू नॉट चेंज एंड दे आर सेम फॉर ऑल द ह्यूमन बींग्स एट ऑल द प्लेसेस, ठीक है, एंड एट ऑल द टाइम्स ऑल्सो, ठीक है. आप कभी भी कह लो, कुछ भी कह लो, नेचुरल लॉज वैसे ही रहेंगे सबके लिए. बट पॉजिटिव लॉज या फिर एम्पेरिकल लॉज आप कह लो, ये नॉन इम्यूटेबल है. ऑब्वियसली अगर किसी इंसान ने बनाया, किसी लेजिस्लेटर ने बनाया, दे कैन बी चेंज एनी टाइम, ठीक है. जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आएगी सोसाइटी की, सो उस तरीके से आप चेंज करते जाओगे. जैसे कि पुलिस रिफॉर्म्स की हम बात करते हैं, सो पुलिस बेस्ड जो एक्ट है हमारी, ठीक है, उसमें हमें चेंजेस लाने की ज़रूरत है. रेप लॉज में हम चेंजेस ला रहे हैं, लेबर लॉज में हम चेंजेस ला रहे हैं. सो दीज लॉज कीप ऑन चेंजिंग, सो दीज आर पॉजिटिव लॉज, ठीक है. देन नेचुरल लॉज में सैंक्शन किसका होता है? अब कोई उसमें लीगल चीज़ तो वो है नहीं, ठीक है, यानी कि कोर्ट वोट का कोई रोल नहीं है उसमें, तो कोई लीगल सैंक्शन नहीं है. बट यहाँ पे कौन सा सैंक्शन होता है? मॉरल सैंक्शन, यानी कि आपका अंदर का जो कॉन्साइंस होता है, ठीक है, दैट टेल्स यू कि दिस इज़ नेचुरल लॉ. सोशल सिस्टम, यानी कि आपकी सोसाइटी में क्या चीज़ सही मानी जाती है, उसके हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, ठीक है, सोसाइटी जो बोलती है वो सैंक्शन होता है. देन कल्चरल सैंक्शन, यानी कि आपका कुछ कस्टम चला आ रहा है आपके कल्चर के हिसाब से, एंड दैट गिव्स यू अ नेचुरल लॉ कि ठीक है, ये तो नेचुरल है, ये तो सबके लिए ऐसा ही होता है, ठीक है. सो दीज आर द सैंक्शंस विच आर देयर बिहाइंड द नेचुरल लॉज. और पॉजिटिव लॉज के पीछे वी हैव लीगल सैंक्शन, यानी कि वो कोर्ट में बनाए गए हैं, दे कैन बी चैलेंज्ड और आप किसी को उनके बेसिस पे स्यू भी कर सकते हो, ठीक है. सो दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन नेचुरल लॉज एंड पॉजिटिव लॉज. सो यू शुड रिमेंबर दीज लॉज एंड you can use wherever such questions are asked. Next thing is types of positive laws. अब ये सारे वो हैं जो लेजिस्लेचर, जुडिशरी एंड पब्लिक ऑफिशियल्स क्रिएट करते हैं. तो सिविल लॉज भी आ सकते हैं जैसे मैरिज, फैमिली, एवरीथिंग, ठीक है. देन क्रिमिनल लॉज वी हैव रेप, मर्डर, इस टाइप के जो लॉज हैं. देन वी हैव इंटरनेशनल लॉज, इलीगल ट्रेड ऑफ स्पीशीज, these kind of laws. Then environmental laws we have a lot of like RED plus and different types of laws, CITES, CMS and these kind of laws, ठीक है. So we have these types of laws as positive laws. The next is civil law. Civil law क्या है, जिसको हम सिविल कानून भी बोलते हैं. So it is a positive law, definitely अभी हमने ऊपर देखा ही है, ठीक है. So it's a positive law जो एक legislator बनाता है, ठीक है. He or she enacts that, ठीक है. लेजिस्लेटर कौन होता है? जो लेजिस्लेचर ब्रांच में होता है, लाइक अ पॉलिटिशियन, ठीक है, MPs एंड MLAs. सो दे इनैक्ट सच अ लॉ एंड प्रोमलगेट टू स्ट्रेंथन सिविल जस्टिस, ठीक है. सिविल जस्टिस का मतलब ये है कि नोबडी कैन रॉन्ग यू. अगर आप किसी सोसाइटी में रहते हो तो एक लॉ के अकॉर्डिंग आपके अगेंस्ट कोई एक्ट नहीं कर सकता, यानी कि जो लॉ है अगर उसके अगेंस्ट कोई आपके साथ कुछ बुरा कर रहा है या कुछ उसके अगेंस्ट जाके दे आर हर्टिंग यू, ठीक है, then you can use such a civil law and you can get justice, ठीक है. like CPC, this is code of civil procedure, इस तरीके का एक वो है, लॉ बना रखा है, ठीक है. सिमिलरली बहुत सारे लॉज, ये सारे लॉज जो सिविल सिस्टम में कवर होते हैं, लाइक फैमिलीज के से रिलेटेड लॉज, डाइवोर्स लॉज एंड मैरिज एंड ऑल दीज थिंग्स, ठीक है, प्रॉपर्टी एंड ऑल, ये सब सिविल लॉ में कवर होते हैं. देन अब क्या है कि आपको सिविल लॉज जो है वो इस अजम्पशन पे आपको वो करने होते हैं, एज एन ओबे करते हो, आप मानते हो कि वो एक प्रॉपर लॉफुल गवर्नमेंट ने बनाया है, ठीक है, यानी कि जो आपकी गवर्नमेंट है वो लॉफुली इलेक्ट की गई है, एवरीबडी हैज़ एक्सेप्टेड दैट गवर्नमेंट एंड दैट गवर्नमेंट इज़ मेकिंग द लॉज, ठीक है, और प्रॉपर अथॉरिटी है उनके पास वो लॉ बनाने की, और ये अल्टीमेटली कॉमन गुड को गोल करते हैं, यानी कि इनका एंड गोल क्या है कि सबका वेलफेयर होना चाहिए, ठीक है. वो कॉमन मासेस के लिए जो सिविल लॉ है दैट इज़ एम्ड एट कॉमन गुड, ठीक है. अगर एक ऐसी कोई कंडीशन आ जाती है जब
उस टाइप के लॉज आपको लगते हैं कि ये लॉफुली नहीं बनाया गया है या दिस लॉ इज़ नॉट गुड फॉर द सोसाइटी, सिटीजन्स कैन चूज टू नॉट ओबे सच लॉज, ठीक है। और ये क्या कहलाता है, सिविल डिसओबीडियंस, जो गांधी जी ने स्टार्ट किया था, ठीक है। सबको पता है कि गवर्नमेंट अगर कुछ डिस्क्रिमिनेटरी लॉज बना रही है, ठीक है, या फिर कुछ ऐसे लॉज बना रही है विच आर नॉट गुड फॉर यू और नॉट गुड फॉर सोसाइटी, अगर ये इनमें से कोई भी कंडीशन एब्सेंट है, यानी कि वो प्रॉपर अथॉरिटी ने नहीं बनाया है या लॉफुल गवर्नमेंट ने नहीं बनाया है या फिर वो कॉमन गुड के लिए नहीं है, तो यू कैन डिनाई टू फॉलो सच लॉज, ठीक है। उसको सिविल डिसओबीडियंस बोलते हैं। बट यू शुड कीप इन माइंड कि सच सिविल डिसओबीडियंस कैन बी पनिश्ड ऑल्सो, ठीक है। इट कैन बी जस्ट मेड इलीगल, गवर्नमेंट बोल सकती है कि नहीं ऐसा नहीं कर सकते हो आप, एंड दे कैन इवन गिव यू सम पनिशमेंट फॉर दैट, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अब हम आते हैं लॉ हो गया, ठीक है, टाइप्स ऑफ लॉ हो गया कि रूल्स क्या होते हैं। अब ये बहुत सारी कंफ्यूजिंग चीज़ें होती हैं, ठीक है। लॉ क्या होता है, रूल क्या होता है एंड रेगुलेशन क्या होता है, ये 3 चीज़ें होती हैं, ठीक है। सो लॉ तो लीगली बाइंडिंग है ही है, ये तो सबको पता है, ठीक है। अब रूल और रेगुलेशन में मेन जो है प्रॉब्लम रहती है कि कौन सा क्या है। सो अल्टीमेटली जो दोनों ये टर्म्स हैं ये हम इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं, बट इनमें फिर भी कुछ डिफरेंसेस होते हैं। तो पढ़ते हैं क्या डिफरेंसेस होते हैं। रूल्स बेसिकली कुछ गाइडलाइंस, कुछ डायरेक्टिव्स की तरह काम करते हैं। दे एक्ट एज कोड ऑफ कंडक्ट कि आपको कैसे कैसे काम करना है, ठीक है। दीज आर, अगर आप किसी प्लेस में काम करते हो तो दीज आर 1 2 3 4 5 रूल्स, ये रूल आपको फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। तो दे टेल यू हाउ यू हैव टू बिहेव और हाउ यू हैव टू डू सर्टेन थिंग्स, ठीक है। स्पेसिफिक सिचुएशन, स्पेसिफिक टास्क में वो चीज़ें दी जाती हैं। कोई इंडिविजुअल भी उनको फ्रेम कर सकता है और कोई फर्म यानी कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन भी फ्रेम कर सकती है। बहुत ज़्यादा फॉर्मल नहीं होते और अल्टीमेटली अगर आप रूल कुछ ब्रेक भी कर देते हो तो इनके कुछ बहुत ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होते, ठीक है। दे कैन हैव सर्टेन कॉन्सिक्वेंसेस कि ठीक है यू हैव नॉट फॉलोड दिस रूल और दैट रूल, तो आपको ये करना पड़ेगा, बट बहुत ज़्यादा ग्रेव नहीं होते, ऐसे कुछ लीगली नहीं हो सकता है आपके अगेंस्ट, ठीक है। एंड देन इसको अप्लाई कौन करता है, यानी कि जिसने रूल बनाया है, ठीक है। अल्टीमेटली वो बोलता है ना कि ये मेरे रूल है या मेरी ऑर्गेनाइजेशन के रूल हैं, सो दैट पर्सन अप्लाइज द रूल, ठीक है। देन सिमिलर टू कस्टम्स, जैसे हम कस्टम्स फॉलो करते हैं अपने कल्चर्स के या अपनी सोसाइटी की या कम्युनिटी की, उसी तरीके से कुछ रूल्स भी बनाए जाते हैं, यू हैव टू फॉलो दैट। लेकिन इनका कुछ इंपॉर्टेंस इसलिए होता है बिकॉज रूल्स ब्रेक करने पे आपको पनिशमेंट मिलती है, तो इनकी पनिशमेंट की वजह से इनका एनफोर्समेंट किया जाता है, ठीक है। There is certain punishment which is attached with the rules, and that's how it make them important, and then you follow such rules. So these are the guidelines, and hence you can follow them and not follow them, but there are certain consequences and they are not legally binding. अब regulation क्या होता है? Regulation is basically ऐसी चीज़ें जो किसी लॉ को एग्जीक्यूट करने के लिए फर्दर बनाई जाती हैं, ठीक है। अब एक लॉ बना दिया गया कुछ भी, ठीक है, कि आपको इतना इतना ये चीज़ ऐसे एग्जीक्यूट करनी है। लाइक इफ़ वी टेक एन एग्जांपल, सो वी कैन से कि आपको लॉ बना दिया कि आपको नॉर्मल वर्किंग आवर्स रखने हैं, ठीक है, यू हैव टू कीप 40 आवर्स अ वीक। सो अब उसका रेगुलेशन बनाया जाएगा हर ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से या हर डिपार्टमेंट के हिसाब से, हर मिनिस्ट्री के हिसाब से कि ठीक है कि पर डे आपको इतने आवर्स देने ही हैं, ठीक है। और या फिर आप अपने हिसाब से एक किसी दिन ज़्यादा दे सकते हो, किसी दिन कम दे सकते हो। सो एवरी सिचुएशन हैज़ डिफरेंट रेगुलेशंस, एंड दिस थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड कि रेगुलेशन जो है वो लॉ से निकल के आते हैं, ठीक है। लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, सो इसलिए इनका लीगल इफेक्ट होता है, दे आर लीगली बाइंडिंग, ठीक है। सो ये होते हैं रेगुलेशंस। बेसिकली इनको इंटरचेंजेबली यूज़ किया जाता है रूल्स के साथ, but then they are basically made to clarify the laws and also enforcing and monitoring all the legislations. Source क्या होता है इनका, एक ऑर्गेनाइजेशन बना सकती है अपने हिसाब से, कोई अथॉरिटी बना सकती है। अगर हम घर की बात कर रहे हैं तो हेड ऑफ हाउस होल्ड बना सकता है, ठीक है। देन लॉ इज़ फोकस टू प्रमोट द कॉमन गुड, और ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि लॉ तो कॉमन बनता है, ठीक है, कि एक ब्रॉड हेड बता दिया आपको कि ऐसे ऐसे करना है, दिस इज़ द लॉ, ठीक है। डोमेस्टिक इश्यूज़ की बात करें या फिर हम रेप की बात करें कि उन्होंने बता दिया, ठीक है। बट देन उस लॉ को, उस रेप लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर हम किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो उसमें रेगुलेशंस बनाई जाएंगी, ठीक है, कि दिस इज़ रेगुलेटेड ओवर हियर, women cannot stay post 6 PM or something like that, ठीक है। So these are the regulations which are made
तो रेगुलेशन इज फॉर इंडिविजुअल गुड. इंडिविजुअल गुड ओवर हेयर इज नॉट कि एक इंसान का, मतलब कि एक पर्टिकुलर चीज़ की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, पर्टिकुलर सिचुएशन की बात हो रही है. एंड लॉ इज जनरली फॉर द होल थिंग, फॉर द कॉमन गुड, ठीक है. देन इन अ गवर्नमेंट रेगुलेशंस आर मेड बाय एग्जीक्यूटिव ब्रांच. ऑब्वियसली लॉ बना दिया लेजिस्लेचर ने, तो उसको जो लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ठीक है, वही रेगुलेशंस बनाते हैं, क्योंकि लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए रेगुलेशंस बनाए जाते हैं. तो एग्जीक्यूटिव ब्रांच बनाता है इन रेगुलेशंस को, ठीक है. द नेक्स्ट, दे हैव लीगल इफेक्ट, दे आर लीगली बाइंडिंग एंड रूल्स आर नॉट लीगली बाइंडिंग. तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है. तो ये 3 चीज़ें हो गई जिसके बारे में हमें डिफरेंसेस कई बार याद नहीं रहते हैं और हमें ध्यान भी नहीं रहता. वी स्टे वेरी कन्फ्यूज्ड अबाउट दीज 3 थिंग्स. अब एक चीज़ और है, दैट इज़ कंसाइंस, ठीक है, यानी कि हमारी अंदर की आवाज़ जो होती है, ठीक है, इसको विवेक बोल सकते हो या अंतःकरण बोल सकते हो, ठीक है. सो व्हाट इज़ दैट कॉन्साइंस, इसके बारे में काफ़ी लोग बोलते रहते हैं जनरल एवरीडे लाइफ में भी कि मेरा कॉन्साइंस डजंट अलाउ मी टू डू दिस और टू डू दैट, ठीक है. सो व्हाट इज़ दैट थिंग. सो इट इज़ बेसिकली वॉइस ऑफ द सोल, आपके अंदर की अंतरात्मा की जो आवाज़ होती है. सो इट इज़ बेस्ड ऑन द मॉरल वैल्यूज़, आपकी पर्सनल वैल्यूज़ क्या हैं, एंड ऑल्सो आप किस चीज़ को सही मानते हो. देन मॉरल सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग इन्वॉल्व होता है इसमें, ठीक है. उसी के हिसाब से आप कोई भी अपना एक्शन लेते हो. आपके हिसाब से कोई चीज़ ठीक है तो यू विल नॉट थिंक ट्वाइस, बट अगर आपके हिसाब से वो चीज़ गलत है तो आपके अंदर से आवाज़ आएगी कि नहीं, ये नहीं करना है. एक टेलीलॉजी के बारे में सबने सुना होगा, ठीक है. व्हाट आर दोज थ्योरीज. इसमें क्या होता है कि आप ये बोलते हो कि ये चीज़ इसलिए हो रही है कि इसके पीछे कोई रीज़न होगा, ठीक है, कोई पर्पस होगा, भगवान ने कराया है, ठीक है. सो दैट इज समथिंग. वॉइस ऑफ कंसाइंस इज द वॉइस ऑफ गॉड विद इन अस, ठीक है, कि अगर हम कोई चीज़ कर रहे हैं, हमारा कॉन्साइंस वैसे बोल रहा है, तो भगवान हमसे ऐसे ऐसे करा रहा है, ठीक है. सो दीज आर द टेलीलॉजिकल थ्योरीज बिहाइंड दिस कॉन्साइंस. देन एक स्टेटमेंट है यहाँ पे जो आप कोट कर सकते हैं, विच विल हेल्प यू इन योर एग्जामिनेशन और इवन इन योर आंसर राइटिंग, जो मार्टिन लूथर किंग बोलते हैं कंसाइंस के बारे में, दैट माय कंसाइंस इज हेल्ड कैप्टिव बाय द वर्ड ऑफ गॉड, ठीक है. टू एक्ट अगेंस्ट कॉन्साइंस इज़ नीदर राइट नॉर सेफ, यानी कि मेरा कॉन्साइंस जो है दैट इज़ समथिंग गाइडेड बाय द वर्ड ऑफ गॉड एंड मैं उसके अगेंस्ट एक्ट नहीं कर सकता. उसके अगेंस्ट एक्ट करना इज़ नॉट राइट, मतलब वो सही भी नहीं है और सेफ भी नहीं है, मतलब वो कहीं ना कहीं दैट विल टेक मी टू डेंजर. सो दैट इज़ व्हाट मार्टिन लूथर किंग फॉलोड. अब टेलीलॉजी के ऑपोजिट क्या होता है, डिओन्टोलॉजी. सो वो उसका क्या मतलब है, डिओन्टोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या होता है, दैट इज़ कि कॉन्साइंस कोई फीलिंग वीलिंग नहीं होती है, ठीक है. आप बोल रहे हो कि इमोशन है, फीलिंग है, अंदर की आवाज़ एंड वट एवर, जैसे कि इट इज़ अ जजमेंट. आपकी इंटेलिजेंस आपको बोलती है कि ये करना है या वो नहीं करना है. सो इट इज़ एन इंटेलेक्चुअल जजमेंट, इट इज़ नॉट अ फीलिंग. सो दिस इज़ व्हाट डिओन्टोलॉजिकल थ्योरी सेज अबाउट कॉन्साइंस. इसका क्रिटिसिज्म क्या है कि कॉन्साइंस ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ठीक हो, ठीक है. इट कैन बी मिस्टेकन ऑल्सो, इट कैन गाइड यू रॉन्ग ऑल्सो, ठीक है. सो इवन विथ फुल ऑनेस्टी आपको हमेशा अपना कॉन्साइंस को ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, ऐसा थॉमस होब्स बोलते हैं, ठीक है, ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ. सो समटाइम्स इट्स गुड टू ट्रस्ट योर इंट्यूशन और कॉन्साइंस वट एवर यू से, ठीक है. सो बट थॉमस होब्स बोलते हैं कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा ठीक हो, इट कैन ऑल्सो बी रॉन्ग. सो अल्टीमेटली क्या बोलते हैं कि लॉ जो है वो एक जनरल रूल बताता है, ठीक है, कंसर्निंग कि आपको क्या एक्शन लेना चाहिए, और जो कॉन्साइंस है वो आपको प्रैक्टिकल रूल बताता है. इसका क्या मतलब है कि लॉ ने तो आपको बता दिया, ठीक है, कि देयर इज़ दिस थिंग यू हैव टू डू इन सच अ मैनर, अगर ये ब्रीच होता है तो उसका ये पनिशमेंट है, ठीक है, कि यू कैन इवन आस्क फॉर सम फाइन्स और सम जेल टर्म, ठीक है, और इवन बोथ. ये उसने एक पर्टिकुलर बता दी. और जेल टर्म में भी वो समटाइम्स इट गिव्स यू एन ऑप्शन कि आप अप टू 10 years दे सकते हो, ठीक है. सो नाउ ये ब्रॉड हेड हो गया, ठीक है. सो इट इज़ अ जनरलाइज्ड थिंग. अब कॉन्साइंस क्या बोलता है कि वो प्रैक्टिकली आपको क्या इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है. तो आप डिफरेंट सिचुएशन के हिसाब से, कॉन्साइंस के हिसाब से यू विल एक्ट. तो किसी इंसान को, पर्सन ए को आप सिर्फ जेल टर्म 2 साल की दे सकते हो, पर्सन बी को आप बोलोगे कि सिर्फ फाइन दे दो एंड गो, पर्सन सी को बोलोगे नहीं आप 10 years का जेल भी लो और फाइन भी दो, ठीक है. सो इट डिपेंड्स ऑन द थिंग, द क्राइम दे आर कमिटिंग, ठीक है. सो लॉ सेम अप्लाई होगा सब पे, बट कॉन्साइंस के हिसाब से प्रैक्टिकली वो चीज़ चेंज हो जाएगी, ठीक है. सो दैट्स अबाउट कंसाइंस. एंड देन वी हैव कैसे ये लोग एथिक्स को गाइड करते हैं. Not लोग, basically these things, laws, rules and regulations and conscience. So there are 2 sources of guidance.
क्या होते हैं कि एक तो एक्सटर्नल सोर्स होता है और इंटरनल सोर्स होता है। एक्सटर्नल का मतलब बाहर से आ रही हैं जो चीज़ें, आपको जो बाहर से गाइडेंस मिल रही है वो क्या हो गई, लॉज के हिसाब से चलोगे, रूल्स के हिसाब से, रेगुलेशंस के हिसाब से, ठीक है। अनदर इज इंटरनल, कि अंदर से क्या आवाज़ आ रही है, दैट इज कॉन्साइज, ठीक है। सो ये दिस इज़ वेरी इजी टू जज कि कौन सा एक्सटर्नल है कौन सा इंटरनल है। देन और क्या बोलते हैं कंक्लूजन में, आप क्या लिख सकते हो, या आप एट द एंड क्या बोलते हैं, द डिफिकल्ट टेरन और कॉम्प्लेक्स एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, कि कोई भी चीज़, एक चीज़ को आप फॉलो नहीं कर सकते। मतलब आप सिर्फ कॉन्साइंस के बेस पे भी डिसीजंस नहीं ले सकते हो, या फिर सिर्फ आप ये नहीं बोल सकते कि लॉ तो ये है, बाकी जो होता है होता रहे, कोई चीज़ गलत हो रही है तो होती रहे, डजंट मैटर, नहीं, वो भी नहीं आपको करना है। सो यू हैव टू टेक अ मिक्सचर, लाइक ए बैलेंस्ड अप्रोच ऑफ बोथ दीज थिंग्स, ठीक है। सो next topic of the day is accountability. So basically accountability क्या होती है, answerability of administrators और officials who are taking certain decisions, ठीक है, या जो भी वो actions ले रहे हैं to the public in general। सबसे ज़्यादा वो पब्लिक को अकाउंटेबल होते हैं, बिकॉज सारी सर्विसेज पब्लिक वेलफेयर के लिए ही प्रोवाइड की जाती है और पब्लिक ही उनको इलेक्ट करती है, ठीक है, एज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। सो गवर्नमेंट के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो इन जनरल पब्लिक को अकाउंटेबल होते हैं। देन टू द कोर्ट्स, ठीक है, जो वो लॉज वगैरह बनाते हैं, जो रेगुलेशंस निकालते हैं, कोर्ट्स को भी अकाउंटेबल होते हैं अपने एक्शंस के लिए, एंड ऑल्सो टू देयर सुपीरियर अथॉरिटीज़, जो उनके बॉसेस होते हैं, ठीक है। सो बेसिकली इट्स द आंसरेबिलिटी, ठीक है, कि आप अपने काम के लिए किसको जवाबदेही हो, कि वट एवर एक्शंस यू आर टेकिंग, या जो भी आपने डिसीजंस लिए हैं उसके लिए अगर उसमें कुछ भी ख़राब होता है या कुछ गलत होता है तो हु विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। सो उसको अकाउंटेबिलिटी बोलते हैं। या तो ये सेल्फ इम्पोज हो सकती है, ठीक है, यानी कि आप खुद सोच लो कि ठीक है, आई एम अकाउंटेबल फॉर दिस थिंग एंड आई हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर कुछ भी गलत जाता है। या फिर एक्सटर्नली कंट्रोल, कि आपके ऊपर वो चीज़ लगाई जा रही है, ठीक है, कि ये काम आपको दिया गया है, ये एक्शंस आपके हैं, एंड अगर इसमें कुछ भी ख़राब होता है या कुछ भी चीज़ हिसाब से नहीं चलती है तो आप उसके लिए अकाउंटेबल रहोगे, मतलब यू विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट थिंग, ठीक है। सो इसके लिए क्या होता है, रिड्रेस और कंपनसेशन व्हेन ड्यूटीज़ एंड कमिटमेंट्स आर नॉट मेट, यानी कि अगर ऐसा कुछ काम जो आप जिसके लिए अकाउंटेबल थे, ठीक है, वो नहीं हुआ या आपकी कमिटमेंट मीट नहीं हुई, सो डेफिनेटली आपको या तो कुछ कॉम्पनसेशन पे करना पड़ेगा या उसका कुछ रिड्रेस मैकेनिज्म होगा कि उस चीज़ को कैसे रिस्टोर किया जाए, ठीक है। सो ये तो बेसिक मीनिंग हो गया अकाउंटेबिलिटी का। अब आप आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी क्या होती है। सो वैसे तो काफ़ी तरीके से हम अकाउंटेबिलिटी को कैटेगराइज कर सकते हैं, बट अभी हम यहाँ पे वर्ल्ड बैंक की कैटेगराइजेशन देख रहे हैं, ठीक है। इन्होंने दो तरीके से डिवाइड किया है अकाउंटेबिलिटी को, वन इज़ माइक्रो अकाउंटेबिलिटी एंड द अदर इज़ मैक्रो अकाउंटेबिलिटी। सो माइक्रो और मैक्रो, हमें बेसिक मीनिंग इनका पता है कि माइक्रो जब हम एक छोटे लेवल पे बात करते हैं और मैक्रो इज़ द ब्रॉड लेवल, जब हम बहुत मेजर कंप्लीट लेवल पे बात करते हैं, ठीक है। सो माइक्रो अकाउंटेबिलिटी यहाँ पे क्या एम्फेसाइज करता है, इट इज़ बेसिकली जब आप इंटरनली चीज़ों के लिए अकाउंटेबल हो, ठीक है। सो इट इज़ एक्सरसाइज बाय द सेल्फ एक्शंस और इंटरनल एक्शंस। इसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, दैट इज़ एग्जिट एंड वॉइस। अब ये क्या है इसको समझते हैं, ठीक है, थोड़ा सा डिटेल में। सो एग्जिट एंड वॉइस कैसे अकाउंटेबिलिटी का पार्ट है, जैसे कि लेट अस टेक एन एग्जांपल कि पब्लिकली आप अकाउंटेबल हो, ठीक है, पब्लिक को आप अकाउंटेबल हो और आप जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं या एम्प्लॉयज़ हैं, जो भी गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं यहाँ पे, ठीक है, जो काम कर रही हैं, अगर वो कुछ सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं पब्लिक को एंड पब्लिक इज़ नॉट हैप्पी, ठीक है, दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद वट एवर सर्विस यू आर प्रोवाइडिंग, सो दे हैव एन ऑप्शन ऑफ एग्जिट। मतलब वो क्या कर सकते हैं कि वो आपको रिजेक्ट कर सकते हैं उस गवर्नमेंट एजेंसी को, ठीक है, एंड दे कैन लुक फॉर अदर ऑल्टरनेटिव, ठीक है, तो वो छोड़ देंगे। सो दैट इज़ कॉल्ड एग्जिट। दे विल लीव यू, ठीक है, दे विल नॉट टेक सर्विसेज फ्रॉम यू एंड दे विल स्टॉप गिविंग यू द रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। सो दे विल लुक फॉर ऑल्टरनेटिव्स। इससे क्या होगा कि आपके लिए एक बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट आएगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे या आपकी एजेंसी पे, एंड इससे आपके रेवेन्यूज़ भी इम्पैक्ट हो सकते हैं, ठीक है। सो अल्टीमेटली वो पूरा जो गवर्नमेंट का ऑफिस रहेगा या गवर्नमेंट एजेंसी रहेगी वो डाउनफॉल में आ जाएगी। वॉइस क्या होती है कि इसमें पब्लिक की अकाउंटेबिलिटी और ज़्यादा री इन्फोर्स हो जाती है कि मान लो पब्लिक क्या चाहती है, ठीक है, वो पार्टिसिपेट कर रही है एंड दे आर पुटिंग फॉरवर्ड देयर डिमांड्स, एंड जो आपकी एजेंसी है, जो गवर्नमेंट एजेंसी है, वो उस चीज़ के
हिसाब से रिस्पॉन्स कर रही है, ठीक है, रिस्पॉन्सिव हो गई है ज़्यादा एंड उसी हिसाब से रिस्पॉन्ड कर रही है, तो इससे क्या होगा कि पब्लिक की डिमांड और पब्लिक की प्रेफरेंसेस को वो दिया जाएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंस दी जाएगी एंड उसी के हिसाब से सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। सो जहाँ पे वॉइस ज़्यादा होती है, ठीक है, जहाँ पे पब्लिक पार्टिसिपेशन ज़्यादा होती है, वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ जाती है, ठीक है, बिकॉज आपको उन्हीं के हिसाब से एक्ट करना है एंड यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, टू द पब्लिक एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ देयर प्रेफरेंसेस एंड डिमांड। एंड जहाँ पे वॉइस काम नहीं करती है, वहाँ पे क्या होता है कि पब्लिक जो है, ठीक है, जिसको आप अकाउंटेबल हो, दे विल लुक फॉर एग्जिट ऑप्शंस एंड दे विल लुक फॉर अल्टरनेटिव, ठीक है, बिकॉज दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद योर सर्विस। सो दिस इज कॉल्ड माइक्रो अकाउंटेबिलिटी, कि माइक्रो लेवल पे कैसे अकाउंटेबिलिटी काम करती है, ठीक है। ये इंटरनली ये सब चीज़ें चल रही हैं कि आप अपनी एजेंसी में देखोगे कि सारा काम पब्लिक के हिसाब से होना चाहिए, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं हो जो पब्लिक डिससेटिस्फाई हो जाए। अब इससे क्या हो रहा है, अकाउंटेबिलिटी इंक्रीज़ हो गई अगर आप ज़्यादा रिस्पॉन्सिव हो गए तो, ठीक है। देन डिसेंट्रलाइजेशन की हम बहुत बार बात करते हैं कि सारा काम सेंट्रल गवर्नमेंट ना करे, हम लोकल गवर्नमेंट्स का पार्टिसिपेशन बढ़ाएं, ठीक है, वी शुड स्ट्रेंथन द लोकल गवर्नमेंट्स। तो इससे भी कहीं ना कहीं हमारी अकाउंटेबिलिटी जो है वो बढ़ती है। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा लोकल गवर्नमेंट पार्टिसिपेट करेगी, दे विल बी मोर अवेयर ऑफ द पब्लिक डिमांड्स एंड मोर अवेयर ऑफ पब्लिक नीड्स एंड उसी हिसाब से दे विल हैव ग्रेटर रिस्पॉन्सिवनेस, दे विल टेक केयर ऑफ देयर प्रेफरेंसेस, ठीक है। सो ये हो गया हमारा माइक्रो अकाउंटेबिलिटी। अब हम चलते हैं मैक्रो अकाउंटेबिलिटी पे। मैक्रो अकाउंटेबिलिटी मतलब बड़े लेवल पे जब हम बात करते हैं, जो जहाँ मेजरली कैसे आपको दिखाना है कि हमारी जो सारी चीज़ें हो रही हैं वो बिल्कुल सही तरीके से चल रही हैं। तो इसमें दो चीज़ें होती है, एक तो फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी और एक एफिशिएंसी, ठीक है। तो फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी मतलब कि आप जो फंड्स यूज़ कर रहे हो पब्लिक के, ठीक है, वो बिल्कुल आप सही तरीके से यूज़ कर रहे हो, कुछ वेस्टेज नहीं हो रहा है, तो आप एक्सटर्नल ऑडिट कराते हो अपनी एजेंसी का, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट एजेंसीज़ वगैरह हैं तो उनका भी एक ऑडिट होता है, उसके लिए एक्सटर्नल ऑडिट आ सकता है, जैसे KPMG हो गया जिसके लिए मैं काम करती थी पहले। देन वी हैव Deloitte, ठीक है, देन वी ऑल्सो हैव EY। सो इस टाइप की एजेंसीज़ को आप बुला सकते हो अपने ऑडिट के लिए। देन आप अपने मैकेनिज़म्स को रिव्यू करा सकते हो, ठीक है। सो ये हो गया फाइनेंशियल ऑडिट कि जो पैसा हो रहा है वो सही तरीके से एफिशिएंटली यूटिलाइज हो रहा है। देन हो गया एफिशिएंसी कि वेस्टफुल एक्सपेंडिचर बिल्कुल ना हो, एक्सपेंस कंट्रोल आपका रहे, ठीक है। एंड ऑल्सो यू आर रिव्यूइंग द सोर्सेज कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम्स वगैरह जहाँ पे पैसा यूज़ हो रहा है वो सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा। सो इन दीज टू वेज यू आर एक्सरसाइजिंग दी अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। इंटरनल लेवल पे जब आप अपने एक्शंस को उस तरीके से करते हो कि पब्लिकली आप ज़्यादा रिस्पॉन्सिव रहो, और एक्सटर्नल लेवल पे कैसे होता है कि आप एक्सटर्नल ऑडिट कराओ, ठीक है, फाइनेंशियल ऑडिट्स एंड एक्सपेंस ऑडिट्स एंड ये सब। अब एक थ्योरी है इनकी, एग्जिट वॉइस एंड लॉयल्टी थ्योरी, ठीक है, ये दी थी एल्बर्ट ओ हर्शमैन ने, ठीक है। सो ये थोड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, इसको आप याद रख सकते हो एंड यू कैन इवन यूज़ इट वाइल राइटिंग योर आंसर्स। तो इसको समझते हैं। एग्जिट और वॉइस का मीनिंग मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, लॉयल्टी क्या होता है अब आगे देखते हैं, ठीक है। सो देयर आर टू पॉसिबल रिस्पॉन्सेज, एग्जिट और वॉइस, कि या तो आप क्विट कर दो, ठीक है, आप अल्टरनेटिव ढूंढ लो, या फिर आप अपनी वॉइस को उठाओ, मतलब यू रेज द वॉइस एंड यू टेल कि ऐसे ऐसे कुछ प्रॉब्लम चल रही है, या फिर ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए, ऐसे नहीं होने चाहिए, ठीक है। कि जब भी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी क्वालिटी डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, या फिर कोई भी चीज़ आपके हिसाब से नहीं चल रही है, जो भी कमिटमेंट्स थी वो मीट नहीं हो रही हैं, तो आपके पास दो ऑप्शन है, एग्जिट और वॉइस, ठीक है। अब क्या होगा, ग्रेटर द अवेलेबिलिटी ऑफ एग्जिट, जितना ज़्यादा आपके पास अल्टरनेटिव्स अवेलेबल होते हैं तो आप क्या करते हो कि आपको ज़्यादा वॉइस उठाने की नीड ही फील नहीं होती, ठीक है। जैसे कि अगर हम देखें कि अगर हम कोई प्रोडक्ट A भी यूज़ करते हैं, ठीक है, एंड मार्केट में उसी के जैसे बहुत सारे और प्रोडक्ट्स हैं B C D E F। सो अगर कल को आपको A प्रोडक्ट की क्वालिटी में कुछ कमी लगेगी तो आप ज़्यादा कुछ नहीं बोलोगे, आप क्या करोगे, अपने दूसरे ऑल्टरनेटिव्स की तरफ भागोगे। इसी तरीके से वर्क एनवायरनमेंट भी होता है, ठीक है। पब्लिक भी ऐसे ही देखती है कि अगर ये एजेंसी काम कर रही है ठीक से तो सही है, वरना वो दूसरी एजेंसीज के पास जाएंगे अपनी सर्विसेज लेने, ठीक है। दे विल मूव टू द प्राइवेट स्फेयर मे बी, तो इससे गवर्नमेंट को लॉस हो जाएगा, ठीक है। और क्या होता है, ये तो हो गया कि आपके पास एग्जिट के ऑप्शन है तो आप वॉइस यूज़ नहीं कर रहे हो। एग्जिट रिड्यूसेस इफ़ लॉयल्टी इंक्रीजेस, या तो आपकी गवर्नमेंट की तरफ ज़्यादा लॉयल्टी है कि नहीं हम ट्रस्ट करते हैं गवर्नमेंट पे एंड ऑल दैट, तो आप एग्जिट के बारे में कम सोचते हो। या फिर जो आपके पास अल्टरनेटिव ऑप्शन है, प्राइवेट वाले जो है वो ज़्यादा पैसा लेते हैं, ठीक है, दे डू नॉट टेक केयर ऑफ़ यू और दे एक्सप्लॉइट यू, ठीक है। तो अल्टरनेटिव इज़ नॉट दैट अपीलिंग, ठीक है। जो दूसरी जगह पे आप जा रहे हो, अल्टरनेटिव जॉब है, अगर हम कंपनी लेवल पे बात करें
ठीक है, दोनों तरीके से देखा जा सकता है इस चीज़ को, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में भी और एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय के लिए अगर हम जॉब की बात करें उसमें भी देखा जा सकता है। ठीक है, तो आपके पास एग्जिट ऑप्शंस ही नहीं है। ठीक है, तो देन क्या करोगे, आपकी लॉयल्टी बढ़ चुकी है और आप एग्जिट नहीं करोगे। एग्जाम्पल क्या है, रिस्पॉन्स टू रिप्रेशन, एमिग्रेट और प्रोटेस्ट। ठीक है, कि अगर गवर्नमेंट रिप्रेशन कर रही है तो आप क्या करोगे, एमिग्रेट कर जाओ, कि बिल्कुल अपनी वॉइस यूज़ मत ही करो। ठीक है, एकदम एग्जिट कर जाओ, एमिग्रेट कर जाओ, दूसरी कंट्री में चले जाओ। या फिर आप प्रोटेस्ट करो कि ये हमारी कंट्री है, ऐसे नहीं होगा, ये है वो है, और आप अपनी वॉइस उठाओ। ठीक है, सो दिस इज़ द वे यू यूज़ योर ऑप्शंस। एक तो ये हो गया। देन नेक्स्ट क्या है, एम्प्लॉयज़ कैन चूज़ टू क्विट देयर अनप्लेजेंट जॉब और एक्सप्रेस देयर कंसर्न टू इम्प्रूव द सिचुएशन। तो ये दो चीज़ें वो कर सकते हैं कि या तो छोड़ दो या फिर वॉइस उठाओ। फेलियर टू अंडरस्टैंड दीज कंपीटिंग प्रेशर्स कैन लीड टू ऑर्गेनाइजेशनल डिक्लाइन एंड पॉसिबल फेलियर। मतलब कि अगर जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो इस चीज़ को नहीं समझ पा रही है कि जो एम्प्लॉयज़ है दे आर डिससेटिस्फाइड एंड दे आर लुकिंग फॉर एग्जिट ऑप्शंस। ठीक है, या फिर दे आर रेजिंग देयर वॉइस अगेन एंड अगेन। ठीक है, बट उनके हिसाब से चीज़ें नहीं चल रही हैं, तो अल्टीमेटली वो ऑर्गेनाइजेशन फेल कर जाएगी। ठीक है, सो दिस इज़ द एग्जिट लॉयल्टी एंड वॉइस थ्योरी, कि आपके पास ऑप्शंस है तो आप एग्जिट कर जाओ, ऑप्शन नहीं है तो आप वॉइस यूज़ करो। और अगर वॉइस आप किस सिचुएशन में यूज़ नहीं कर सकते हो, अगर या तो आपकी लॉयल्टी ज़्यादा है या फिर एग्जिट आप कब नहीं कर सकते हो, जब आपकी लॉयल्टी बढ़ रही है और ऑल्टरनेटिव्स भी आपके पास अवेलेबल नहीं है। ठीक है, सो दीज आर दी 3 ऑप्शंस। देन नेक्स्ट चलते हैं, डायमेंशंस क्या है अकाउंटेबिलिटी के, कौन कौन से डायमेंशंस होते हैं, किस किस टाइप की अकाउंटेबिलिटी होती है। एडम वुल्फ ने एक 5 डायमेंशन हमें बताए हैं। ठीक है, ये नाम याद रखना ज़रूरी नहीं है हर जगह, यू कैन सिंपली रिमेंबर दीज 5 काइंड्स ऑफ डायमेंशंस, और आप बस लिख सकते हो कि देयर आर 5 डायमेंशंस टू द अडैप्टेबिलिटी। अगर याद अकाउंटेबिलिटी आई मीन, ठीक है, याद रहता है तो इट्स वेल एंड गुड, नहीं याद रहता तो यू कैन ईजिली लीव दैट। ठीक है, सो क्या डायमेंशन है, लीगल डायमेंशन में डेफिनेटली आपको लॉ के हिसाब से चलना है, लॉ को आप अकाउंटेबल हो। फिजिकल डायमेंशन, पैसों का ढंग से यूज़ करो। ठीक है, जो भी पब्लिक फंड्स है। पॉलिसी एंड परफॉर्मेंस डायमेंशन, मतलब कि जो गोल्स आपने सेट करे हैं, प्रोमिस करे हैं, लोगों को एक्सपेक्टेशंस दी हैं, वो फुलफिल करो। डेमोक्रेटिक डायमेंशन की इन्फॉर्मिंग, यानी कि डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है कि सबकी कंसल्टेशन के साथ एवरीबडी शुड बी इन्वॉल्व, पब्लिक पार्टिसिपेशन, ऑल दैट। ठीक है, तो इन्फॉर्म करो पब्लिक को, उनको पार्टिसिपेट कराओ, कंसल्ट करो। ठीक है, कंसल्टिंग लेजिस्लेचर्स भी एंड सिटीजन्स भी, जो पूरा लेजिस्लेचर का एक प्रोसेस है, डिबेट, डेलिब्रेशन, एवरीथिंग, सो दैट शुड बी डन। देन एथिकल डायमेंशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आप मॉरल तरीके से बिहेव करो, बिहेविंग एज पर द कोड ऑफ एथिक्स, जो सोसाइटल वैल्यूज़ के हिसाब से सही है वो करो। ठीक है, या फिर जो आपकी जनरल मॉरल स्टैंडर्ड्स हैं उनको अपहोल्ड करो। सो दीज आर द डायमेंशंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी। अब गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी क्या है, ठीक है, गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी कैसे देखते हैं हम। अब बेसिकली चाहे वो इलेक्टेड बंदा हो या नॉन इलेक्टेड बंदा हो, ठीक है, दे हैव एन ऑब्लिगेशन, उनको पब्लिक को आंसर देना ही पड़ेगा। ठीक है, दे आर आंसरेबल टू द सिटीजन्स एंड इवन टू द हायर अथॉरिटीज़, जो उनके ऊपर लेवल पे अथॉरिटीज़ हैं। ठीक है, सो अचीव थ्रू यूज़ ऑफ वैरायटी ऑफ मैकेनिज्म्स, पॉलिटिकल, लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि वो इन तीनों तरीके से अकाउंटेबल रह सकते हैं। कि पॉलिटिकल तरीके से, जैसे पॉलिटिशियंस बात करते हैं पब्लिक से कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लॉज आप बनाओ जो पब्लिक के फ़ायदे के लिए हो, सिटीजन्स के फ़ायदे के लिए हो। ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस ऐसे करो जो अल्टीमेटली कॉमन गुड की तरफ जाते हो। ठीक है, अब 2 टर्म्स है, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी, जो कई बार कन्फ्यूज्ड हो जाते हैं हम जिसमें, तो इसका क्या डिफरेंस है। रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्चुअली क्या होता है कि एक पर्टिकुलर काम है आपका, ठीक है, आपने उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा ली, और ये सेल्फ अज्यूम्ड होती है कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ इस चीज़ के लिए, आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी इज़ टूवर्ड्स समवन, किसी पर्टिकुलर अथॉरिटी ने आपको बोला है एंड यू आर आंसरेबल फॉर दैट थिंग। ठीक है, आपको प्रॉपर एक चीज़ अलॉट की गई है एंड यू विल बी आंसरेबल। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी शेयर्ड। अब बस रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या है कि ए बंदे को बोल दिया कि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं तुमसे काम लूँगा। ठीक है, नाउ दिस थिंग कैन बी शेयर्ड बिटवीन बी सी डी, अल्टीमेटली इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, इसने डिवाइड कर दी एंड शेयर हो गई। लेकिन अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी शेयर्ड, अगर कुछ भी पंगा होगा तो वो इसी को ही पकड़ेंगे। ठीक है, किसी और को नहीं, तो अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी शेयर्ड। तो दिस इज़ अबाउट द टॉपिक अकाउंटेबिलिटी। नेक्स्ट इज़ एथिकल गवर्नेंस। ये बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है। ठीक है, कि गवर्नेंस के बारे में हम बहुत कुछ पढ़ते हैं पेपर 2 में। एथिकल गवर्नेंस क्या होती है, सिंपली अगर हम एथिक्स को ले आएंगे गवर्नेंस में, मॉरली एक्ट करेंगे, ठीक है, तो वो एथिकल गवर्नेंस बन जाएगी। अब पढ़ते हैं
गवर्नमेंट क्या होती है? जो कि मशीनरी है, यानी कि जो चीज़ें की जा रही है सारी। ये मैंने आपको आई थिंक लाइक पार्ट 1 में भी बताया था कि गवर्नमेंट एक्चुअली में हम किसको बोलते हैं, ठीक है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट पॉलिटिशियंस एंड एवरीथिंग, बट द रियल मशीनरी, ठीक है, जो काम कर रही है, जो सारे इंस्टीट्यूशंस हैं गवर्नमेंट के, जो सारी अरेंजमेंट्स हैं कि कैसे हर पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम गवर्नमेंट बोलते हैं। बट गवर्नेंस, ठीक है, गवर्नमेंट होते हैं इंस्टीट्यूशन या मशीनरी, और गवर्नेंस होते हैं वो प्रोसेस जिसके थ्रू आप सर्विस डिलीवरी करोगे, ठीक है। सो दिस थिंग यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट कि गवर्नेंस और गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस होता है। यानी कि जो आप सर्विस डिलीवरी कर रहे हो, किस मशीनरी से कर रहे हो, वो गवर्नमेंट है, लेकिन गवर्नेंस इज़ वो प्रोसेस, दैट थिंग, द वे यू आर डिलीवरिंग सर्विसेज, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड गवर्नेंस, ठीक है। इट्स अ रिजल्ट ऑफ मेकिंग अथॉरिटेटिव डिसीजंस, ठीक है, कि जो लोग हैं गवर्नमेंट के वो क्या डिसीजंस ले रहे हैं, वही अल्टीमेटली उस चीज़ गवर्नेंस को दिखाते हैं, ठीक है। गवर्नेंस इज़ मेड टू, गवर्नमेंट इज़ मेड टू रूल, बट गवर्नेंस इज़ मेड टू सर्व। अल्टीमेटली आप कैसे, आपका गोल जो है वो सर्विस डिलीवरी होता है, ठीक है, तो किस तरीके से आप सर्व कर रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस क्या होती है? जिसमें पब्लिक का फ़ायदा हो, मैक्सिमम फ़ायदा हो, ठीक है। उसके क्या पैरामीटर्स होते हैं गुड गवर्नेंस की? आप रूल ऑफ लॉ फॉलो कर रहे हो, आप पब्लिक की वॉइस को एक्सेप्ट करते हो, उनकी डिमांड्स को मानते हो, अकाउंटेबल रहते हो पब्लिक को, ठीक है। यहाँ पे हम सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, दैट इज़ माइक्रो लेवल जो हम बात कर रहे हैं। मैक्रो तो चलती ही है, वो तो सबके लिए मैंडेटरी होती है। माइक्रो इज़ जब आप खुद से एक्शन लेते हो, इनइक्वालिटीज़ नहीं हो, डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, ठीक है, सारे स्टेक होल्डर्स की बात सुनी जाए, देन एब्सेंस ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, बार बार गवर्नमेंट नहीं चेंज हो रही है, ठीक है, आप इस चीज़ पावर स्ट्रगल को छोड़कर आप एक्चुअली डेवलपमेंट पे काम करो। देन गवर्नमेंट इफेक्टिवनेस, जो गवर्नमेंट चूज़ की गई है वो इफ़ेक्टिव होनी चाहिए। कंट्रोल करप्शन, ठीक है, ये तो सबसे बहुत बड़ा एलिमेंट होता है गुड गवर्नेंस का, कि जिस गवर्नमेंट में कम से कम करप्शन हो वो ज़्यादा बेटर सर्विस डिलीवरी कर सकती है, ठीक है। देन रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स, जो भी बेसिकली हर इंसान का ह्यूमन कुछ स्पेसिफिक राइट्स होते हैं, उसको आप रिस्पेक्ट करो, ठीक है। एंड ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में सोचो। फिलोसफिकल बैकग्राउंड क्या है इसका? अरिस्टोटल ने क्या बोला? द स्टेट केम इनटू एग्जिस्टेंस फॉर द सेक ऑफ मेयर लाइफ बट कॉन्टिन्यूड फॉर द सेक ऑफ गुड लाइफ, ठीक है। स्टेट की यहाँ पे बात हो रही है, स्टेट मतलब पॉलिटिकल स्टेट, ठीक है, गवर्नमेंट। ये आया कि लाइफ को हम चला सकें, ठीक है, लाइफ को ऑर्डरली बना सके, बट ये ओरिजिनेट सिर्फ लाइफ के हुआ था, लेकिन लाइफ को बेटर बनाने के लिए, गुड लाइफ के लिए इसको कंटिन्यू रखा गया, ठीक है, ये अरिस्टोटल बोलते हैं। अब आगे क्या, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरीज हम पढ़ते हैं, ठीक है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट मतलब सोसाइटी से आपका एक जनरल कॉन्ट्रैक्ट होता है, दैट वी विल गिव यू गुड लाइफ, ठीक है। तो द प्रॉमिस ऑफ गुड लाइफ इज द अंडरलाइंग कंडीशन ऑफ ओरिजिन ऑफ द स्टेट। वो क्या बोलते हैं? थॉमस हॉब्स एंड जॉन लॉक, इन सबका यही थ्योरी है कि भाई हम आपको अच्छी लाइफ देंगे, ये एक्सपेक्टेशन दिखाते हैं, ड्रीम दिखाते हैं, ठीक है। मोदी जी भी बोलते हैं ना, अच्छे दिन आएंगे, ठीक है, उसकी वजह से हम उनकी गवर्नमेंट को ले आए। तो स्टेट के ओरिजिनेशन का यही रीज़न है कि आप लोगों को ये एक्सपेक्टेशन दो दैट वी विल गिव यू गुड लाइफ। स्टेट की वजह से लॉ एंड ऑर्डर आएगा, स्टेट की वजह से पब्लिक वेलफेयर होगा, स्टेट की वजह से डेवलपमेंट होगा, पानी मिलेगा, बिजली मिलेगी, घर मिलेगा, ये सब, ठीक है। सो दैट इज़ द रीज़न वाई स्टेट इज़ देयर, ठीक है। गुड लाइफ बिगिन्स विद द गारंटी ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, और ये सब कौन करता है? स्टेट करता है, कि हम आपको अच्छा जीवन देंगे। जॉन लॉक ने क्या बोला? गवर्नमेंट शेल गवर्न सो लॉन्ग एज दे कैन प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ पीपल एंड ट्रस्ट ऑफ पीपल। यानी कि आप अल्टीमेटली जब तक लोगों का इंटरेस्ट और ट्रस्ट को मेंटेन कर पाओगे, ठीक है, जो उनके मतलब की चीज़ें वो कर रहे हो और उनका विश्वास नहीं खो रहे हो, तब तक आप गवर्न करते रहोगे। जिस दिन इन दोनों में से कुछ भी गया, आपकी गवर्नमेंट गई, ठीक है। सो ये जॉन लॉक बोलते हैं। अब हम बात करते हैं एथिकल गवर्नेंस की। एथिकल गवर्नेंस मतलब कि आपका जो गवर्नेंस का जो प्रोसेस है, ठीक है, द वे यू आर डिलीवरिंग द सर्विसेज टू पीपल, वो प्रिंसिपल बेस्ड है, ठीक है। आप वैल्यूज़ को रखते हो कंसिड्रेशन में एंड उसी पे बेस करते हो अपनी गाइडलाइंस को, अपने सारे डायरेक्टिव्स को, ठीक है। सो दीज प्रिंसिपल सेंटर्ड गाइडलाइंस आर एनकरेज्ड टू रिप्लेस द रूल बेस्ड वंस। मतलब आप हर चीज़ बहुत ही रोबोटिकली नहीं करते हो, ठीक है। क्या करते हो कि
रूल हर जगह रूल नहीं चलता है, कहीं ना कहीं आपको इंसान बनना पड़ता है, ठीक है, आपको प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ता है, यू हैव टू टेक केयर ऑफ सर्टेन थिंग्स, सर्टेन वैल्यूज़, ठीक है। सो उस चीज़ को बोलते हैं एथिकल गवर्नेंस। पब्लिक सर्वेंट हैज़ टू अंडरस्टैंड दैट सोशल गुड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन इंडिविजुअल गुड। मतलब कि अल्टीमेटली एक पर्टिकुलर इंसान को खुश रखना या खुद को खुश रखना या एक अपनी रिलेटिव सेक्शन को खुद खुश रखना, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इज़ आप अल्टीमेटली मैक्सिमम नंबर का गुड मतलब सोशल गुड कर रहे हो, ठीक है। कॉमन गुड, सोशल गुड, ये सब इंटरचेंजेबल टर्म्स होती हैं, ठीक है। सो व्हाट डज इट से, इट हैज़ टू कम फ्रॉम विद इन। दैट मीन्स कि ये चीज़ें आपके अंदर से आनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि बस बोल दिया और कर दिया। अगर आपने बोल दिया तो हर इंसान उतना अच्छा नहीं होता, ठीक है। बहुत लोग अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को फॉलो करते हैं एंड दे थिंक अबाउट देमसेल्व्स फर्स्ट एंड बाद में पब्लिक के बारे में सोचते हैं। बट नहीं, अगर आपके अंदर से वो चीज़ आती है दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ द सोशल गुड फर्स्ट, तो आप पहले वही देखोगे, बाद में अपना भला सोचोगे, ठीक है। प्योरिटिव एनवायरनमेंट मतलब सज़ा, अगर आप हर चीज़ को पनिश करोगे, ठीक है, उससे वो चीज़ नहीं आ सकती जो आप चाहते हो, ठीक है। दैट कैन नॉट क्रिएट द एथिकल गवर्नेंस, कि हर चीज़ के पीछे आप लॉ ब्रेक कर रहे हो तो ये पनिशमेंट होगा, वो होगा। दिस हैज़ टू कम फ्रॉम विद इन, वैल्यूज़ से आती है। इट कैन ओनली गारंटी कंप्लायंस अप्रोच, यानी कि अगर पनिशमेंट है तो सिर्फ वो पनिशमेंट से बचने के लिए कंप्लाई करेंगे, बट वो एथिकली एक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। सो पनिशमेंट इज़ नॉट ऑलवेज द सोल्यूशन, दिस इज़ व्हाट इट मीन्स। पब्लिक ऑफिशियल्स को क्या करना चाहिए, उनको एक हाई स्टैंडर्ड अपने मेंटेन करने चाहिए, ठीक है। दे शुड बिहेव वेरी मॉरली, उनका कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो बिल्कुल एथिकल होना चाहिए। एंड दे शुड कंसिडर देयर जॉब्स एज वोकेशन, दैट इज़ कि पर्पस ड्रिवन, मतलब किसी मकसद से वो यहाँ पर हैं, वो लोगों की सेवा करने के लिए, जनता की सेवा करने के लिए यहाँ पर हैं, ठीक है। दे आर पब्लिक सर्वेंट, उनके नाम में ही सर्वेंट है, तो उनकी लाइफ जो है वो डिवोटेड होनी चाहिए, ठीक है, फॉर द वेलबिंग ऑफ ऑल। रूल बेस्ड लॉ, रूल ऑफ लॉ एंड एब्सेंस ऑफ ग्राफ्ट, यानी कि आप लॉ अल्टीमेटली क्या बोलता है उसको फॉलो करो, लॉ के हिसाब से चीज़ें चलाओ। एंड ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जिससे आप कुछ भी करप्शन कर रहे हो, कोई गलत चीज़ कर रहे हो, ठीक है, जिससे आप पब्लिक मनी का मिसयूज़ कर रहे हो। सो द टू फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स ऑफ गुड गवर्नेंस आर सिग्निफिकेंट इन एथिकल गवर्नेंस, यानी कि अगर आप ये दो चीज़ें मेंटेन कर लेते हो, लॉ, रूल ऑफ लॉ, ठीक है, एंड नो ग्राफ्ट, एब्सेंस ऑफ ग्राफ्ट, तो आप डेफिनेटली एथिकल गवर्नेंस की तरफ बढ़ रहे हो, ठीक है। बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट पार्ट में we'll finish that up. Till then, stay home, stay safe, and bye bye.